अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ऑफिस का सारा स्टाफ जा चुका था। काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से कब रात के 9 बज गए पता नहीं चला। मैंने घड़ी में टाइम देखा और फजलू चपरासी को बुलाया। माफ़ करना चाचा, मेरी वजह से तुम्हें भी देर तक बैठना पड़ा। चाचा फजलू ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं साहब जी, अगर कभी कभार दफ्तरी काम की वजह से देर तक बैठना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं। मैंने सामने पड़ी फाइलें समेटते हुए कहा, लगता है आज भी पैदल घर जाना पड़ेगा। एक तो इस शहर में गाड़ियां जल्दी बंद हो जाती हैं, दूसरा हमारा ऑफिस भी शहर से काफ़ी दूर है। चाचा फजलू ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, इसीलिए तो साहब जी मैं सबको जल्दी जल्दी काम निपटाने का कहता रहता हूँ। वैसे आपका काम भी कुछ ऐसा है कि अक्सर आपको देर हो जाती है। इसके बाद हमने ऑफिस बंद किया और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में था। मेरा नया ट्रांसफ़र हुआ था, इसलिए सेटल होने में काफ़ी वक्त लगा। हमारा ऑफिस शहर से काफ़ी दूर जंगल के पास था। मेरे अलावा ऑफिस के बाकी सभी लोग लोकल थे जो शाम को अपने अपने घरों को रवाना हो जाते थे, जबकि मैंने भी शहर से थोड़े फासले पर एक कॉलोनी में किराए का मकान ले रखा था, जहां मेरे अलावा तौफीक और अदनान भी मेरे रूममेट थे। हम तीनों परदेसी थे, लेकिन आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे। मेरे दोनों रूममेट भी जॉब करते थे, लेकिन वो जल्दी ही ऑफिस से वापस आ जाते थे। उनके ऑफिस शहर में थे, जबकि मेरा ऑफिस शहर से काफ़ी दूर था, इसलिए मैं सुबह सवेरे ही ऑफिस के लिए निकलता था। ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल फ़ोन इतना आम नहीं हुआ था। मैं शहर से एक बस पकड़ता था और शहर से दूर एक स्टॉप पर उतरता था। मैं उस स्टॉप पर उतरकर पैदल ऑफिस जाता था, जिसका फासला लगभग 5 किलोमीटर था। रास्ते में ऊंची नीची पहाड़ियों पर घना जंगल था और कच्ची पक्की पगडंडियों से होते हुए हम लोग ऑफिस पहुंचते थे। हमारे ऑफिस की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक थी। जंगल काफ़ी घना और ख़तरनाक था। वैसे तो उस जंगल में गीदड़, बंदर, जंगली बिल्लियाँ, खरगोश वगैरह जैसे छोटे जंगली जानवर पाए जाते थे। मेरे रूममेट तौफीक और अदनान हर वक्त हॉरर मूवीज़ देखते रहते थे। वो डरावने नॉवेल्स भी पढ़ते रहते थे, जबकि मुझे उन चीज़ों से सख्त चिढ़ थी। आज फ्राइडे था और हम तीनों शाम को फ्री बैठे हुए थे, तो अदनान ने कहा, दोस्तों क्यों ना कल घूमने का प्रोग्राम बनाया जाए। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं कहीं घूमने नहीं गए। अदनान की बात पर तौफीक भी बोल पड़ा, क्या अच्छा आइडिया है, वैसे भी कल छुट्टी है। वो दोनों मेरी तरफ देखने लगे, तो मैंने भी उनसे कह दिया कि एक शर्त पर मेरी परमिशन मिल सकती है। वो दोनों एक ज़बान होकर बोले, भाई अब कौन सी शर्त है? मैंने कहा, शर्त ये है कि आज आप लोग डरावनी मूवीज़ नहीं देखेंगे और मुझे न्यूज़ देखने दोगे। क्या? उन दोनों का मुंह खुला रह गया। आखिर उन्होंने हार मान ली और इस तरह हम तीनों आपस में मजाक करने लगे। उन दिनों सिर्फ बड़े शहरों में केबल हुआ करता था, जबकि चैनल्स की गिनती भी बहुत कम होती थी। ठीक 9 बजे हम लोग खाना वगैरह खाकर टीवी के सामने बैठे हुए थे कि अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। आज सुबह जंगल में एक आदमी की लाश मिली है, जिसे किसी जानवर ने बड़ी बेदर्दी से मारा है। पर हैरत की बात यह है कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उसे किसी जंगली जानवर ने नहीं बल्कि किसी और ही चीज़ ने मारा है, क्योंकि पोस्टमार्टम के हिसाब से वो जख्म किसी जंगली जानवर के नहीं हो सकते। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खबर सुनते ही हम लोग सकते में आ गए।
यार हो न हो ये किसी जिन या भूत की कारस्तानी होगी। तौफीक की बात पर मैंने कहा, यार इसीलिए तो कहता हूँ कि डरावनी फिल्में मत देखा करो। किसी जिन या चुड़ैल ने नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में उसे किसी इंसान ने दुश्मनी के बिना पर कत्ल किया होगा, जिसे मीडिया बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। तौफीक ने भी फौरन जवाब दिया, यार तुम किस किस्म के आदमी हो? दुनिया में ऐसी घटनाएं, ऐसे हादसे कई बार हुए हैं जिनमें लोगों का सामना ऐसी चीज़ों से हुआ है, और तुम हो कि यकीन ही नहीं करते। उनकी बातें सुनकर मैंने उनसे कहा, दोस्तों मैं मानता हूँ कि जिन भूत होते हैं, मगर उनसे डरने की क्या बात है। उनकी अपनी अलग दुनिया है और हमारी अलग। मेरी बात सुनकर दोनों चुप हो गए और फिर हम किसी और ही टॉपिक पर बातें करने लगे। सुबह के अखबार में भी रात वाली स्टोरी छपी थी। खैर, वो दिन हमने खूब सैर सपाटे में गुजारा। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह मैं ऑफिस के लिए निकला। आज फिर मुझे ऑफिस में काम करते हुए काफ़ी देर हो गई थी। साहब जी, आपको डर नहीं लगता? मैंने फाइलों पर से मुंह ऊपर करते हुए हैरत से कहा। फजलू चाचा, कैसा डर? तो फजलू चाचा ने कहा, साहब आपको अक्सर देर हो जाती है और घर भी आपका काफ़ी दूर है। मेरा मतलब ये है कि जंगल के बीचों बीच रात में अकेले पैदल घर जाते हुए आपको डर नहीं लगता? चाचा खुलकर बात करो, ये पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? और मुझे किस चीज़ से डर लगेगा? मेरे सवाल पर वो बोले, वो साहब जी, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि इस जंगल में एक खौफनाक आत्मा का बसेरा है, और काफ़ी लोगों से उसकी बातें भी सुनी हैं, बल्कि कुछ गांव वालों ने तो उसे अपनी आंखों से देखा भी है। मैं तो बस आपको खबरदार करना चाह रहा था कि आप थोड़ा सावधान होकर घर जाया करिए। अरे चाचा आप भी ना, मैंने हंसते हुए टाल दिया कि ये सब झूठे किस्से हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, इसलिए आप मेरी फिक्र मत करिए। आज मुझे जंगल से गुजरते हुए अजीब सा महसूस हो रहा था। झाड़ियों में अचानक कोई जंगली जानवर या बंदर निकल जाता तो मैं सहम जाता। लगता है मुझ पर भी फजलू चाचा की बातों का असर होने लगा है। मैंने अपने आप को दिलासा दिया और शहर की मेन सड़क पर पहुंच गया, जो कि अब बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। चलते चलते आखिरकार मैं घर पहुंच गया। पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब से चाचा फजलू ने उस आत्मा की बात सुनाई थी, उस दिन से दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। मैं रोज फजलू चाचा से नए नए सवाल पूछता था। चाचा, वो आत्मा अगर वाकई उस जंगल में है तो आपको अभी तक दिखाई क्यों नहीं दी? आपको आत्मा के बारे में किसने बताया? और आप भी तो अक्सर रात गए घर जाते हैं, तो क्या आपको भी डर नहीं लगता? मेरे इतने सवालों पर वो हंस कर कहते, साहब जी, मैं ठहरा एक बूढ़ा गरीब चपरासी। अगर डर के मारे घर बैठ जाऊं तो मेरे बीवी बच्चों का पेट कौन पालेगा? ये सच है कि मैंने तो उसे नहीं देखा, पर मैं अपने तजुर्बे के बिना पर उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता हूं। अब मैं भी अलर्ट हो गया था। वापसी पर टॉर्च और डंडा अपने साथ ज़रूर रखता था, जबकि शाम से पहले पहले अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करता था ताकि रास्ते में रात न पड़ जाए। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम आ गया और मुझे काम करते हुए रात हो गई। जब मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10 बज चुके थे। मेरे ऑफिस का सारा स्टाफ जा चुका था और आज तो फजलू चाचा की भी छुट्टी थी। मैंने अपना काम पूरा किया और अपनी टॉर्च और डंडा लेकर ऑफिस बंद किया। जनवरी का महीना था और बर्फबारी की वजह से सर्दी भी बहुत बढ़ गई थी। मैंने कोट के साथ साथ गर्म चादर ओढ़ रखी थी। दूर डाल पर बैठे उल्लू की आवाज़ किसी अनजाने खतरे का पता दे रही थी, जबकि गीदड़ के चिल्लाने की आवाज़ ने तो जंगल के माहौल को और भी डरावना बना दिया था।
मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और उसकी रोशनी में आगे चलता रहा। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी, जैसे पेड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली थी। न जाने आज सफ़र इतना लंबा क्यों महसूस हो रहा था। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। खैर, मैं चलते चलते शहर के मेन रोड के पास पहुंच चुका था। अब रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ था। मैं जैसे ही एक पगडंडी पर पहुंचा तो दूर से बंदरों और गीदड़ों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। यूँ महसूस हो रहा था, यूँ लग रहा था जैसे उन्होंने किसी चीज़ को देखा हो। जिस तरह गांव में आधी रात को किसी चोर वगैरह को देखकर कुत्ते भौंकते हैं और उनके भौंकने पर गांव वाले अलर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की आवाज़ें सुनकर, जो कि अब मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी थी, मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ कर दी जहाँ से बंदर और गीदड़ चिल्ला रहे थे, जो कि मेरे करीब से करीब होती जा रही थी। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ कर दी जहाँ से बंदर और गीदड़ चिल्ला रहे थे। जो ही मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी तो हैरत और डर के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक मीडियम हाइट की औरत थी जो लाल कपड़े पहने हुए थी और मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों में जैसे अंगारे दहक रहे थे। वो बगैर आंखें झपकाए मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथों के नाखून नुकीले थे। अब गीदड़ों और बंदरों की आवाज़ें आना बंद हो गईं। मैं दबे पांव साइड मारता गया और एक पेड़ की ओट लेकर खड़ा हो गया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ऐसी बर्फीली सर्दी में भी मेरे पूरे जिस्म से पसीना फूट रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं दुआएं पढ़ता रहा और सोचता रहा कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। मैंने बचपन में अपनी दादी से सुना था कि अगर कभी किसी शैतानी बला से सामना हो जाए तो उसका मुकाबला करने के बजाय उसको रास्ता दे देना चाहिए। इस तरह से वो शैतानी बला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे फजलू चाचा भी बहुत याद आ रहे थे। काश मैंने उनकी बात मान ली होती। मैं अपने आप को कोस रहा था। खैर, मैं दुआएं पढ़ता रहा, जिससे मुझे काफ़ी हौसला मिला। आखिरकार वो खौफनाक आत्मा मेरे सामने आकर रुक गई। उसने इधर उधर देखा, शायद उसकी नज़र अभी तक मुझ पर नहीं पड़ी थी, जो वो मेरे सामने से गुजर गई और थोड़ा आगे चलकर गायब हो गई। शुक्र है उसने मुझे नहीं देखा। मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और गिरते पड़ते उस जादुई माहौल से बाहर निकल आया। अब जंगल में बिल्कुल खामोशी थी और मैं भी मेन रोड पर पहुंच गया था। ऐसी बर्फीली सर्दी में भी मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था और प्यास से गला सूख रहा था। आखिरकार जैसे तैसे करके मैं अपने मकान तक पहुंच गया। अगली सुबह देर से आंख खुली। मेरे दिमाग में अभी तक रात वाली घटना घूम रही थी। क्यों पार्टनर, सब ठीक तो है ना? तौफीक के सवाल पर मैं वापस ख्याली दुनिया से हकीकत की दुनिया में आया। यारो, दरअसल रात को काफ़ी देर हो गई थी, सो मैंने सही नहीं समझा कि तुम लोगों को जगाऊं। तुम लोग ऑफिस जाओ, मैं थोड़ा लेट ऑफिस जाऊंगा। वो दोनों चले गए और मैं बड़ी मुश्किल से ऑफिस के लिए तैयार हुआ। दरअसल रात वाली घटना ने मेरे दिल और दिमाग पर बड़ा बुरा असर छोड़ा था, इसलिए तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। खैर, मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए चल पड़ा। फजलू चाचा ने मेरे रवैये में बदलाव नोट किया। मैं भी बार बार फजलू चाचा की तरफ देख रहा था और अपना काम भी कर रहा था। लंच ब्रेक के बीच फजलू चाचा मेरे पास आए और कहा, क्या बात है साहब जी, आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं? सब ठीक तो है ना? मैं चाचा फजलू को एक कोने में ले गया और बड़ी ही राजदारी से उनसे कहा, चाचा एक राज की बात बताऊं, लेकिन वादा करो राज राज ही रहे। मेरा मतलब है साहब जी, आप बेफिक्र रहो और समझो कि मुझे कुछ बताया ही नहीं। चाचा फजलू बीच में ही बोल पड़े,
तो फिर सुनो। जानते हो कल रात मेरा सामना किससे हुआ था? किससे? चाचा फजलू की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। कल रात मेरा सामना उसी चुड़ैल से हुआ था जिसके बारे में आपने मुझे खबरदार किया था और मैं हंसी मजाक में बात टाल गया था। क्या? फजलू चाचा का मुंह खुले का खुला रह गया। श्श चाचा, धीरे बोलो, कहीं कोई सुन न ले। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा मजाक बनाए, तुम समझ रहे हो ना? फजलू चाचा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए दिलासा दिया। साहब जी, आप परेशान ना हो, खुदा सब ठीक कर देगा। और हाँ, अपना काम दिन के वक्त ही पूरा कर लिया करो। मैं शाम को जल्दी घर आ गया था और सोच रहा था कि अपने दोस्तों को उस खौफनाक आत्मा का बताऊं या नहीं, कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। लेकिन फिर सोचा कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना चाहिए। और फिर बातों ही बातों में मैंने उन्हें सारी घटना सुना डाली, जिसे सुनकर वो लोग मुझसे भी ज़्यादा डर गए थे। तुमको तो ऊपर वाले ने नई जिंदगी दी है और हम तुमको पहले ही समझाते थे कि रात के वक्त अकेले जंगल से न गुजरा करो, लेकिन तुमको जिनों भूतों की बातें मजाक लगती थीं। अब तुमको पता चला कि इनका डर कैसा होता है। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था, लेकिन आए दिन हमें अखबार और टेलीविज़न की उन खबरों ने बहुत परेशान कर रखा था कि आज बस्ती में फिर कोई इंसान उस शैतानी बला का शिकार हो गया। देखते ही देखते पूरे शहर में खौफ के बादल मंडलाने लगे। हर किसी की ज़बान पर उस भयानक आत्मा की बातें थीं। लोगों ने तो रातों में उस तरफ निकलना बंद कर दिया था। अब तो गवर्नमेंट भी इस मसले के हल के लिए सीरियस हो गई थी। हम लोग भी डर और खौफ के ऐसे माहौल में बुज़दिलों की तरह जी रहे थे, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उस बुरी आत्मा का सामना कर सके। कुछ दिन बाद मेरे गांव से ख़त आया कि मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैंने दफ्तर से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। अगले दिन मेरे दोस्त मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए। घर पहुंचकर मैंने अपने फादर का इलाज शहर के एक अच्छे अस्पताल में कराया। मैंने अपने साथ पेश आने वाली घटना का जिक्र अपने बीवी और बच्चों से नहीं किया। मैं उनको परेशान देखना नहीं चाहता था। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने दोस्तों के साथ उसी जंगल में घूम रहा हूँ। मेरे दोस्त आगे चले गए और मैं पीछे रास्ता भटक गया। फिर मैंने उनको बड़ी आवाज़ें दी, लेकिन बेकार। मैं भटकता हुआ एक पगडंडी पर पहुंचा तो देखा कि एक औरत खड़ी है, लेकिन उसका मुंह दूसरी तरफ था। मैं हैरान रह गया कि इस वक्त ये अकेली औरत यहाँ वीराने में क्यों खड़ी है। मैंने सोचा शायद मेरी तरह रास्ता भटक गई है। मैंने करीब जाकर उसको आवाज़ें दी, लेकिन वो अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। आखिर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसको आवाज़ दी तो उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, तो उसका खौफनाक चेहरा देखकर मारे दहशत के मेरी चीख निकल गई और उसी डर और खौफ की हालत में मेरी आंख खुल गई और मैं नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मेरी बीवी भी नींद से उठ गई थी। क्या हुआ? मेरी बीवी बोली। कुछ नहीं, मैंने कहा। कोई बुरा ख्वाब होगा, आप सो जाइए, वो बोली और सो गई। पर मैं काफ़ी देर तक जागता रहा। अब तो ख्वाब में भी उसी बुरी आत्मा का सामना करना पड़ रहा था। अगले दिन सुबह को मेरी मुलाकात शौकत से हुई, जो मेरा बचपन का दोस्त था। मैंने उसे आत्मा के बारे में सब कुछ बता दिया। तुमने तो मुझे फिक्र में डाल दिया। वो परेशान सा हो गया और मुझे दिलासा देते हुए बोला, तुम परेशान ना हो, हम आज ही गांव के पीर बाबा के पास चलते हैं। तुम्हें याद है कि बचपन में मासी सकीना पर जब किसी जिन का असर हो गया था और डॉक्टरों ने भी उसे जवाब दे दिया था, तब पूरे गांव के सामने पीर बाबा ने किस तरह रूहानी इलाज करके उसका जिन भगा दिया था और मासी सकीना बिल्कुल ठीक हो गई थी। गांव के पीर बाबा बहुत नेक इंसान हैं। वो अब भी गांव के गरीब लोगों की मदद करते हैं और अगर किसी पर जिन वगैरह का असर हो जाता है तो पीर बाबा मुफ्त इलाज करते हैं।
आओ चलते हैं उनके पास। फिर हम दोनों पीर बाबा के डेरे की तरफ रवाना हो गए। हम लोग पीर बाबा से मिले। जब उनके पास लोगों का रश कम हुआ तो मैंने उन्हें आत्मा के बारे में सारी डिटेल बता दी, जिसे सुनकर वो काफ़ी देर तक खामोश रहे। पीर बाबा आंखें बंद किए किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। जो जो वक्त गुजर रहा था, हमारे दिलों की धड़कन तेज होती जा रही थी। आखिरकार पीर बाबा ने अपनी आंखें खोली और हमें अपने और करीब बुलाया। हम लोग पीर बाबा के बिल्कुल करीब जाकर बैठ गए। माफ़ करना बेटा, मैं ध्यान में चला गया था, जिसकी वजह से आपको इंतज़ार करना पड़ा। कोई बात नहीं पीर बाबा, उम्मीद है आपने मेरी प्रॉब्लम का अच्छा हल सोचा होगा, मैंने कहा। फिर पीर बाबा बोले, बेटा ऊपर वाले पर भरोसा करो और वो सब ठीक कर देगा। मेरी जानकारी के मुताबिक वो शैतानी आत्मा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में बिजी है। आपने अच्छा किया कि छुट्टी लेकर मेरे पास आ गए। जैसा कि आपने बताया कि वो आत्मा बेगुनाह इंसानों का खून बहा रही है और पूरा शहर डरा हुआ है। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से डरना चाहिए। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? हम दोनों ने एक जबान होकर कहा, जी पीर बाबा, हमें आपकी बात समझ में आ रही है। वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर एक तावीज़ लिखकर मुझे देते हुए कहा, बेटा ये तावीज़ अपने दाएं बाजू पर हर वक्त बांधे रखना। इस तावीज़ की बरकत से कोई भी शैतानी बला, जिन भूत या चुड़ैल आपके पास नहीं आ सकती। मैंने वो तावीज़ लेकर अपने पास रखा तो पीर बाबा ने पास पड़े हुए एक छोटे से संदूक में से एक पुराना खंजर निकाला और मुझे देते हुए कहा, यह खंजर भी हर वक्त अपने पास रखना। ये कोई मामूली खंजर नहीं है, ये हमारा ख़ानदानी खंजर है। इससे पहले कि वो खौफनाक आत्मा तुम पर कोई वार करे, मैं चाहता हूँ कि उसके वार से पहले तुम इस खंजर से उस पर वार करो और उसको अंजाम तक पहुँचाकर लोगों को उसके जुल्म से बचाओ। मैंने वो खंजर लेकर पीर बाबा से वादा किया कि मैं उनकी बताई हुई बातों पर अमल करूँगा और इस खंजर से उस आत्मा को मारकर शहर के लोगों को निजात दिलाऊंगा। पीर बाबा बहुत खुश हुए और दुआओं के साथ हमें रुखसत किया। मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी। मैंने वापसी का टिकट लिया। 24 घंटे के लंबे सफ़र के बाद शाम को मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया, जहां मेरे दोस्त तौफीक और अदनान पहले से ही मौजूद थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत खुश हुए और मुझसे सामान लेकर एक टैक्सी में रखा। पूरा रास्ता वो मुझसे गांव की बातें सुनते रहे और मैं उनसे शहर की। तौफीक और अदनान ने बताया कि शहर के हालात जो के तो हैं। वो डरावनी आत्मा, वो खौफनाक आत्मा डर की अलामत बनी है। वो अब तक न जाने कितने लोगों की जिंदगी से खेल चुकी है। दोस्तों, पीर बाबा के तावीज़ और खंजर ने मुझे नया हौसला दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस शहर को उस मनहूस आत्मा के साए से भी निजात मिल जाएगी। मेरी बातें सुनकर वो एक दूसरे को तकने लगे। यार, वाकई तुम गांव जाकर बदल गए हो। वो रात मैंने सुकून से गुजारी और अगले दिन सुबह को रूटीन के मुताबिक ऑफिस के लिए तैयार हो गया। ऑफिस वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। फजलो चाचा दिखाई नहीं दे रहे थे। ऑफिस वालों ने बताया, 4 दिन पहले फजलू चाचा ने किसी खौफनाक चीज़ को देखा था और भागते हुए गिर पड़े, जिससे उनकी आंख किसी लकड़ी से टकराकर चली गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी जान बच गई और अब वो शहर के एक अस्पताल में दाखिल हैं। फजलू चाचा के बारे में सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी की और सीधा अस्पताल पहुंच गया, जहां फजलू चाचा एडमिट थे। फजलू चाचा मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उनकी एक आंख पर पट्टी लगी हुई थी, जबकि दूसरी आंख ठीक थी। चाचा, कैसी तबीयत है अब, और आपकी ये हालत कैसे हुई? वो कराहते हुए बोले,
मत पूछो साहब जी, बस ऊपर वाले ने जान बचा ली, ये भी बड़ी गनीमत है। पर हुआ क्या था, मेरी क्यूरोसिटी और बढ़ गई। मुझे बेचैन देखकर वो बोले, साहब जी, जब आपकी छुट्टी हो गई और आप गांव चले गए, उसी बीच मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी। मैं रात को उसकी दवाई लेकर आ रहा था कि मुझे रास्ते में बहुत देर हो गई। चूँकि हमारा गांव शहर से काफ़ी दूर है और रात को कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, मैंने जंगल से शॉर्टकट मारा। चलते चलते मुझे एक जगह झाड़ियों में से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं। मैंने डरते डरते यूं ही झाड़ियाँ हटाकर देखा तो डर के मारे मेरी सांसें रुकने लगीं। मेरे सामने वही भयानक आत्मा खड़ी थी जिसका जिक्र आपने किया था। वो अपनी भयानक और गुस्से से भरी नज़रों से मुझे तक रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और जो ही वो मेरी तरफ लपकी तो मैंने भी पांव पर जोर दिया और एक तरफ को दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया, जहां मेरी आंख में एक सूखी लकड़ी लगी और इस तरह मेरी आंख चली गई। मैं दर्द से चीखता चिल्लाता गिरता पड़ता आखिरकार अपने गांव पहुंच गया। साहब जी, आंख तो चली गई, पर ऊपर वाले का शुक्र है कि जान बच गई। लेकिन अभी तक मैं उस आत्मा के डर से बाहर नहीं आया। फजलो चाचा को दिलासा देकर मैं घर चला आया। रात को मैं अपने रूममेट दोस्तों से उस आत्मा के बारे में मशवरे कर रहा था। दोस्तों, अब बहुत हो गया, कब तक हम डर के साए में जीते रहेंगे। लगता है वो वक्त आ गया है कि मुझे पीर बाबा की बताई हुई बातों पर अमल करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक प्लान है, इसलिए मुझे तुम दोनों की मदद की ज़रूरत है। हम तैयार हैं। उनका जवाब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो साथियों, प्लान ये है कि कल की रात हम जंगल में गुजारेंगे। हम तीनों इकट्ठे होंगे और एक पल के लिए भी अलग नहीं होंगे। हम जंगल में उसे तलाश करेंगे और अगर वो हमारे सामने आ गई तो तुम लोग सिर्फ मेरी तरफ देखना। मैं इस खंजर से उस पर वार करके उसे ख़त्म कर दूंगा। और हाँ, एक बात बताता चलूं, तुम लोगों को डरना नहीं है। मेरे प्लान पर उन्होंने भी हामी भर ली। दूसरे दिन हम लोग ऑफिस गए और शाम को वापस आ गए थे। हम लोग अपने प्लान को सर अंजाम देने के लिए तैयारी करने लगे। मेरे दोस्तों के पास उनके लाइसेंस वाले पिस्टल भी थे, जो एहतियात के तौर पर उन्होंने लोड करके अपने साथ रख लिए। मेरे पास पीर बाबा का दिया हुआ तावीज़ और खंजर था। इसके अलावा हमारे पास टॉर्च, डंडे और आग जलाने के लिए लाइटर और थोड़ा खाने पीने का सामान था। अब हम लोग बड़ी बेचैनी से रात होने का इंतज़ार करने लगे। ठीक रात 8 बजे हम लोगों ने ऊपर वाले का नाम लिया और अपनी मुहिम पर निकल पड़े। मौसम काफ़ी सर्द था और आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। हम लोग शहर से काफ़ी दूर घने जंगल में निकल आए थे। पैदल चलते चलते थक गए थे, इसलिए कुछ देर सुस्ताने के लिए बैठ गए। हम अपने साथ लाए खाने में से कुछ खाना खाया और पानी पीकर आपस में बातें करने लगे। यार, शुक्र है हम 3 लोग साथ हैं। अकेला आदमी तो इस भयानक जंगल में वैसे ही मर जाता। अदनान की बात पर मैंने मुस्कुराकर कहा, डरने का नाम नहीं लेना, बाकी जो मर्जी आए कहो। वो दोनों भी मुस्कुराने लगे। बादलों की वजह से रात काफ़ी अंधेरी थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा, रात के 12 बज चुके थे। वैसे तो जंगल में काफ़ी खामोशी थी, लेकिन कभी कभार उल्लू के चिल्लाने और गीदड़ की ख़ास आवाज़ निकालने से पूरा जंगल भयानक लग रहा था। लेकिन हम एक नेक मकसद के लिए निकले थे, सो डर हमसे कोसों दूर था। अब दोबारा हम अपने शिकार के लिए जंगल में एक साथ आगे ही आगे चलने लगे। हम तीनों एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रहे थे कि अचानक दूर झाड़ियों में जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। बंदर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी को देखा हो। दोस्तों, होशियार हो जाओ, मैंने कहा,
और हम लोग भी उस तरफ बढ़ने लगे जहां से आवाजें आ रही थीं। मेरे दोनों साथियों ने अपना अपना पिस्टल हाथ में रखा था, जबकि मैं सबसे आगे चल रहा था। चलते चलते हमारे कदम रुक गए। हमारी तलाश खत्म हो चुकी थी। वो अचानक हमारे सामने आ गई थी। उसका भयानक चेहरा देखकर मेरे दोस्त न चाहते हुए भी डर गए और वो मेरे पीछे खड़े हो गए। दोस्तों, डरो नहीं, तुम लोग उसे मत देखो, बल्कि मेरी तरफ देखते रहो। पीर बाबा के तावीज ने सच में काम कर दिखाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस बला की आसमान फाड़ देने वाली चीख ने हमें दहला कर रख दिया। तुम लोग मेरा शिकार करने नहीं, बल्कि मेरा शिकार होने आए हो। ये कहते ही वो तेजी से मुझ पर झपट पड़ी और गला दबोच लिया। उसकी पकड़ सख्त से सख्त होने लगी, पर अगले ही पल उसने अपना हाथ ढीला कर दिया। यूं लगा जैसे उसको बिजली का झटका लगा हो। मैं समझ गया कि ये सब तावीज़ और खंजर की वजह से हुआ है। और इससे पहले कि वो मेरे दोस्तों पर वार करे, मैंने खंजर निकाला और फिर तेजी से खंजर उसके सीने में घोंप दिया। फिर तो पूरा जंगल उसकी गुर्राहट और आसमान फाड़ती चीखों से गूंज उठा। वो जमीन पर गिर गई और देखते ही देखते उसमें आग लग गई और कुछ ही देर में वो जलकर राख हो गई। हैरानी की बात तो ये थी कि वो खंजर बिल्कुल जैसे का तैसा था, जिसे उठाकर मैंने अपने पास रखा। मेरे दोस्त अब डर और हैरत की हालत से बाहर आ चुके थे। हम लोग अपनी मुहिम में कामयाब हो चुके थे। अगले दिन उस चुड़ैल के मरने की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने चैन की सांस ली और काफी दिनों तक हम तीनों दोस्तों के चर्चे होते रहे। अब शहर की रौनक दोबारा वापस आ चुकी थी और लोग रातों को भी घूमते फिरते नजर आने लगे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।